जिस तरीके की लोड़ होती है समान की, वो लोड़ के हिसाब के नाल पंजाबी अपना अरेंजमेंट करना जानता है। तुसीं चीज़ों को देखो किस तरीके के नाल अरेंजमेंट किया गया सारी चीज़ों का। प्रशादा किसी भी तौर पर तुसी देखो कोई तुहानू कभी नज़र नहीं आएगी। सो जेड़ा बंदा अन्नदाता है वो इत्थे भी आके अन्नदाता जे। सो ये अपने आप दे विच एक अगर देखा जाए तो देश में सिखाने वाली चीज़ है कि लड़ाई लड़न का जिहड़ा तरीका है वो कोई सौखा तरीका नहीं है। और देखो उन्होंने किस तरीके नाल सौखा बना दिता गया, ये तुसी आप हिसाब ला के देखो। जो लड़ाई लंबी लड़नी होती है तो उन्होंने लड़न के तरीके भी डिफरेंट तरीके के होंगे ने, तो किसी तरीके की तुहानू कमी नज़र आ रही हो तो तुसी आप महसूस करिए जी भाई साहब। हाँ जी हाँ जी आ करिए भी लो सगला वो धोन डे हर पासों तुसी महसूस करके देखो। ये सिंह अपने दूध की तैयारी कर रहे जे, बाकी चीज़ा है जे, ये सबज है, लकड़ा कट्ठिया पईयां जे। सो महसूस करना चाहिए जो तुसी चूहियां ते एक्सपेरीमेंट करते हो ना मैडिकल लाइन दे विच, ते कई बारी तुसी सोचो कि हमेशा एक्सपेरीमेंट चूहियां ते ही करते जाओ, पर कई बारी गलतियां हो जांदियां ने, बंदा एक्सपेरीमेंट किसी गलत जगह ते कर बैठता है। कोई मन दे विच रोस होवे, कोई दुख होवे, किसी तरह की कोई हनी होवे, कुछ नहीं है, कोई ऐसी सोच वाली गल नहीं है। सारा दा सारा जिहड़ी तैयारी है वो महसूस करने वाली गल है। जिस तरीके दे नाल काम चल रहा है, जिस तरीके लंबी लड़ाई है उन्होंने लड़न लई इत्थे पूरी तैयारी है। सो सरकारां नूं समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जिहड़ा अन्नदाता है ना उहदी जन्मदाता भी साथ दिंदा है, ते अन्नदाता दे नाल खड़ा होना बहुत जरूरी है। ते घरां दे विच बैठ के जेकर तुसीं नहीं आ सकदे तो इन्हां वास्ते अरदास ही करिया जे, और अरदास करिया जे सरकारां वास्ते जिन्हां दी मत मारी गई है। सो महसूस करके देखिया जे। फिर मिलते हैं दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मेन मुद्दा आज फार्मर्स प्रोटेस्ट है, जिसको कि हाईजैक किया हुआ है पाकिस्तान के आईएसआई के कहने पे या आईएसआई की पैट्रोनेज में, जो कुछ मूर्ख लोग हैं जिनका अपना कोई इंटरेस्ट है, उसके बारे में कुछ बताना था। देखें, भारत की जनता ने मेजॉरिटी से बीजेपी को वोट दिया, इसलिए दिया कि वो कुछ तब्दीली चाहते थे। वो जो सदियों से गुलामी की एक सिलसिला चला आ रहा था, पहले मुस्लिम इन्वेडर्स रूल करते रहे, फिर अंग्रेज़ रूल करते रहे, फिर कांग्रेस उसी अपीजमेंट को लेके चली और हिंदुओं को और मेजॉरिटी को, इवन सिखों को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को गुलामी की जंजीरों में बंद करके रखा। और एक उनका जो भारत का एक जो हमेशा से एक पोटेंशियल था, जो कि वेस्ट की हमेशा से कोशिश रही है, जिसके लिए पाकिस्तान भी इन्होंने बनाया था, भारत का बंटवारा किया, कि ये पोटेंशियल अचीव ना कर सके ये कौम, वो पोटेंशियल हासिल करने के लिए बीजेपी को इतनी भारी उससे लेके आए। और आपने देखा कि बीजेपी ने अपने सेकंड पीरियड में आते ही ट्रिपल तलाक और अयोध्या और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और सारी चीज़ें करती रही। इन लोगों का दुकानदारियां ख़त्म हो रही थी। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो पार्टियां थीं, जो कि सारे स्टेट्स में रूल कर रही थीं, एक एक करके फारिग होती गईं। वो यूपी, जहाँ पे एक बाप के बाद उसका बेटा रूल करता रहा, चीफ मिनिस्टर बन गया लाल टोपी वाला, वहाँ पे आ गए योगी जी। योगी जी एक इनकलाबी कदम उठाने लगे। ये इन लोगों के लिए कबूल नहीं था, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही थीं। तो वन वे और अदर, कभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेके तो कभी किसको, इनको आंदोलन करना ही था। फार्मर्स बिल पे सारे मैंने रिसर्च की है, जितनी रिसर्च की है वो यही है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे कि ये सारा ड्रामा हो रहा है। एक जेन्युइन बिल है जिसको कि मतलब जो कि डिमांड थी,
और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आज शरद पवार जी कह रहे हैं कि मैं भी इनके साथ खड़ा हूं। अबे ये शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने यही सारी चीज़ों की मांग की थी सरकार से कि ये करनी चाहिए। राहुल गांधी साहब भी ये मांग करते रहे, कांग्रेस की ये डिमांड रही है, इन सब की ये डिमांड रही है। और अब जब आया है बिल तो वो ट्रॉफी ड्रामा। तो फिर भी अगर किसी को एतराज़ है, देखें बुनियाद इसमें वही है कि कोई ऐसी तब्दीली नहीं लाई गई कि भाई दलालों का जो मसला था, जो होता यही था ना कि जो फार्मर्स बेचारे इतनी मेहनत से जो अपनी फसल उगाते थे उनको बहुत ही कम कीमत मिलती थी। और बीच में जो हैं, और ख़ास तौर पे मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि अकाली दल के जो लोग हैं, कितने हज़ार करोड़ का बीच में ये घोटाला होता था, ये सब फिगर्स मौजूद हैं, बड़े बड़े रिसर्च आर्टिकल आ चुके हैं। और जेन्युइन फार्मर्स, चाहे इवन पंजाब के फार्मर्स के कई के इंटरव्यू मौजूद हैं कि इसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन इसको हाईजैक किसने किया हुआ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, मैं खुल के कह रहा हूं कि ये जो खालिस्तान के नाम पे ड्रामा हो रहा है, अब इंग्लैंड में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खालिस्तान जिंदाबाद। अरे फार्मर्स के प्रोटेस्ट का खालिस्तान से क्या ताल्लुक है? ये समझ से बाहर है। वो कौन कर रहा है? जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। और ये भाई साहब को तो पोर्टुगल में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, इसलिए उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया था पोर्टुगल ने। अदरवाइज ये तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मोहरा है। और मैं खुल के कह रहा हूं कि ये पूरा जो आंदोलन है उसको हाईजैक किया हुआ है पाकिस्तान के उस पर। अब आप देखें इंग्लैंड में, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, लंदन टियर 2 में आता है। उन्होंने लिमिटेड उसकी इजाज़त दी थी, 40 गाड़ियों की इजाज़त दी थी, सैकड़ों गाड़ियां आ गईं। अलाउड नहीं था गाड़ी से उतरना, ये मौजूद है, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये डिस्कशन शुरू कर दी है कि ये क्या हो रहा है। जब आपने इंडियन हाई, देखें जब प्रोटेस्ट होता है ना किसी हाई कमीशन या एम्बेसी के सामने, तो यहाँ की लोकल पुलिस उस हाई कमीशन को बताती है कि भाई फलां ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोटेस्ट कर रही है, इसमें इतने लोग आएंगे, इतना कुछ होगा और ये चीज़ें होंगी। हो क्या रहा था? भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, खालिस्तान जिंदाबाद, भारत को तोड़ने की बातें हो रही थी। और जो असल मुद्दा जिसके लिए इन्होंने ड्रामा किया था फार्मर्स के लिए, वो फार्मर्स कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मोदी जी के पुतलों को बेइज्जती की जा रही है, ये सब चीज़ें किए जा रहे हैं, ये एजेंडा नज़र आ रहा है। तो भारतीय हाई कमीशन ने ये मुद्दा उठाया ब्रिटिश पुलिस के साथ कि ये सब क्या है, आपने तो कहा था कि इतनी सी गाड़ियाँ होंगी। और ब्रिटिश पुलिस ने ये खुद ब्रिटिश पुलिस भी उस जैसे 13 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। और अब मजीद इन्होंने 10 दिसंबर को बर्मिंघम में करने का ऐलान किया है। और ब्रिटिश पुलिस अब उस ऑर्गेनाइजेशन से पूछ रही है कि जब आपको अलाउड नहीं था गाड़ियों से उतरना तो आप कैसे उतरे और ये सब चीज़ें आपने की। लेकिन यहाँ पे एक कमज़ोरी है, बिल्कुल कमज़ोरी है। इनको अपने मुस्लिम, चूँकि पाकिस्तान इस पूरे ड्रामे का डायरेक्टर है, तो मुस्लिम वोट और सिख वोट को वो कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ का जो लेबर पार्टी आपको पता है कि मुसलमानों की पार्टी है, सीधी सी बात है। उसका मेयर है सादिक खान, जिसके अंडर में ये सारी पुलिस आती है। वो बिल्कुल मज़े से वो कर रहा है। पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने हमारा मुजाहरा होगा तो उसको पूरी सख्ती से मॉनिटर करेंगे और सब चीज़ करेंगे। यहाँ पे खुला डुल्ला छूट है, पुलिस खड़ी हुई है, सारी बदमाशियाँ जारी हैं। तो ये चीज़ें रोकने के लिए भारत को अपनी एग्रेसिव डिप्लोमेसी के ज़रिए आगे आना होगा। फार्मर्स बिल के हवाले से सीधी सीधी बात है कि मोदी जी तब्दीली लाना चाह रहे हैं, और जब तब्दीली लाने की कोशिश होती है तो ये लोग खुल के सामने आ जाते हैं उस तब्दीली को रोकने के लिए, वन वे और अदर। आपको मैंने शुरू में वीडियो दिखाई, वेल प्रिपेयर्ड हैं ये लोग। ये प्रोटेस्ट की तैयारी नज़र नहीं आ रही है, जंग की तैयारी नज़र आ रही है। ये जंग होती है इस तरह से। ये चीज़ें कोई मासूम से फार्मर्स इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फंडेड और बिल्कुल एक प्लान के तहत वो किया गया है। ऐसे ही कोई वो नहीं है कि आप कह लें कि ये प्रोटेस्ट है। पूरी सिमिलरिटीज शाहीन बाग और इसमें नज़र आ रही हैं। और इसमें मुसलमान का किरदार जो नज़र आ रहा है कि ये अचानक इतने सिखों के हमदर्द कैसे हो गए।
जबकि मैं आपको 50 वीडियो दिखा चुका हूं खादिम की और दूसरे मुल्लाओं की, जो साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि मुसलमान किसी सिख, हिंदू, ईसाई, यहूदी का दोस्त नहीं हो सकता। कोई एग्जिस्टेंस पे मुसलमान बिलीव ही नहीं करता। ये क्लियर स्टैंड है, खाली मौलवियों का नहीं, हर मुसलमान का। इवन यहाँ इंग्लैंड में रहने वाले भी अपने, जैसे खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी वीडियो में कहा था, मैं बार बार आपको वो वीडियो क्यों दिखाऊं, जिसमें कहा था कि काफिरों से आपको ताल्लुक रखना है तो इतना ही रखो जितना टॉयलेट से रखते हैं। तो यहाँ का मुसलमान भी पाकिस्तानी ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से, सिखों से सिर्फ उस हद तक दोस्ती रखता है जितनी इसकी मजबूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मोहताज कौम तो है। चाहे यहाँ रहें कि अपने मुल्क में रहें, ये मोहताज तो हैं। ये एक वैक्सीन के लिए मोहताज हैं इन सो कॉल्ड काफिरों के। तो इतना ही ताल्लुक ये रखते हैं, वरना ये कोई एग्जिस्टेंस पे तो बिलीव ही नहीं करते, ये मानते ही नहीं है। मुझे कोई एक मुसलमान दिखा दें जो ये एग्री करता हो कि एक मुसलमान का और एक गैर मुस्लिम के इक्वल राइट्स हैं। मानते ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या यहाँ पे हो, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम सुपीरियर हैं, क्योंकि हम कलमा पाक पढ़ते हैं, हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं। तो ये एक फ़र्क है जो कि सिखों को भी जानना होगा कि आपका ये दोस्त नहीं हो सकता। ये भारत में, जैसे अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को चाहिए कि वो वहाँ के मुसलमानों को राइट्स दे और उनकी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। खुद पाकिस्तान क्या कर रहा है? तमाम एथनिक माइनॉरिटीज़, बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, सराइकी, सब कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, सब गुलामी में धंसे हुए हैं पंजाब की। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का तो वजूद ही ख़त्म होता जा रहा है, ना होने के बराबर बचे हैं, और वो भी बेचारे किस गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो मैं डिटेल में कई बार आपको बता चुका हूँ। ये भारत को कह रहे हैं, खुद अपना इनका क्या हाल है। ये जब ऑफिशियली ये कह रहे हैं, जब OIC में जाकर ये भारत के खिलाफ इस तरह की तकरीरें करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि इनका एजेंडा क्या है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी प्रोटेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, ये फार्मर्स की डिमांड थी, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी। आनंद जी कह रहे हैं कि मैं मोदी सरकार को मुसलसल क्रिटिसाइज करता रहा हूँ कि ये रिवॉल्यूशनरी चीज़ें नहीं ला रहे, जैसे सिटीजन वो सिविल यूनिवर्सल सिविल कोड और इस तरह की चीज़ें नहीं ला रहे। तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि कैसे लाएं। यहाँ पे तो छोटे से छोटे मुद्दे को इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो ये एक कंसेंसस बिल हो चुका है कि इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि मोदी सरकार को भारत के लिए वो कदम नहीं उठाने देने जो कि भारत के लिए ज़रूरी हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आपने अगली सेंचुरी में लीडिंग रोल हासिल करना है तो आपको पिछली सेंचुरीज के लॉस बदलने होंगे। अभी तक आप वो अंग्रेज सरकार के बनाए हुए रूल्स और लॉस के तहत चल रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि देखें, आपके यहाँ मदरसे हैं मुसलमानों के लिए, कॉन्वेंट वो हैं, चर्चों के जो क्रिश्चियनिटी के स्कूल होते हैं, नहीं है तो गुरुकुल नहीं है जो कि हिंदुओं के स्कूल होते हैं, जो कि मतलब समझ नहीं आ रही। और उसमें मैं बड़ा अफसोस के साथ कहूँगा कि जो एपोलॉजेटिक हिंदू है ना, वो सबसे बड़ा मसला है। जैसे कि हमने यहाँ पे रीच ग्रुप ने जो प्रोटेस्ट किया था उसके खिलाफ मैंने आपको बताया कि यहाँ के इन्फ्लुएंशियल एपोलॉजेटिक हिंदूज, अब तक मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं और कई लोग हैं जो मेरे हमदर्द हैं, वो मुझे मुख्तलिफ ग्रुप से स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं ओवरऑल सपोर्ट देखता हूँ कि बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक जेन्युइन मसले के ऊपर एक प्रोटेस्ट हुआ था। इसी तरह रीच ग्रुप अब एक पिटिशन आज शुरू कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम भारतीयों से कि इसको साइन करें और इस पिटिशन को स्ट्रॉन्ग करें। ये पिटिशन सिंपल सा ये सवाल उठा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि आपने एक फार्मर्स प्रोटेस्ट को एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होने में से क्यों नहीं रोका। ये क्या लोकल पुलिस की या लोकल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी नहीं है? ये एक खालिस्तानी प्रोपेगेंडा जो है, ये एजेंडा है पाकिस्तान का, ये एंटी इंडिया एजेंडा है जिसको पूरा किया जा रहा है। ये पिटिशन बहुत ज़रूरी है ताकि जितने ज़्यादा लोग इस पिटिशन को साइन करेंगे इसमें वज़न पड़ेगा और ये मजबूर होंगे
कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाने के लिए। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कह दूँ कि गुरुकुल की बात निकली है तो ऐसे कई मंदिर हैं जो कि तोड़ दिए गए और उनकी जगह मस्जिदें बनी। ये पूरी लिस्ट मौजूद है मेरे पास। बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनी थी राम जन्मभूमि पे, शिव टेम्पल बनारस में, मथुरा काशी ईदगाह मॉस्क बनी हुई है, कुतुब मीनार वो भी मंदिर के ऊपर बना है, फिर सरस्वती टेम्पल है वो भी, मतलब ऐसी लिस्ट है मेरे पास पूरी। अहमदाबाद, कश्मीर, विदिशा, सोमनाथ, आगरा, यानी वेस्ट बंगाल भरे पड़े हैं ऐसी चीज़ें। मेरी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि वॉलंटरली आप वो जगहें छोड़ दें, और जो ओरिजिनल मंदिर था जहाँ पर उसकी आपको इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, आपकी अगर उस मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए हराम है, उसका आपको सवाब नहीं गुनाह मिलेगा अगर आप जानते बूझते कि एक मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई एक मुल्ला मुझे मेरे इस बात को झुटला दे, क्योंकि ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो ये सारे मंदिर रिस्टोर होने चाहिए, और इसके लिए आम भारतीयों को, ख़ास तौर पे हिंदुओं को एपोलोजेटिक बिहेवियर छोड़ के आगे आकर अपनी सरकार के हाथ मजबूत करने होंगे। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे आपके धर्म की कोई रक्षा नहीं करेगा। देखें, एक साहब ने ये एक पोस्ट भेजी है, बहुत खूबसूरत पोस्ट है, कि 1920 में कराची और सिंध में जो कि मेजॉरिटी हिंदू थे, उनको अगर ये कहा जाता कि आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद आपको अपना ये इलाका छोड़ के माइग्रेट करना पड़ेगा, तो वो हंस ले। वो कहते हैं कि अबे यार क्या बकवास कर रहे हो, क्यों छोड़ना पड़ेगा भाई, हमारा इलाका है, हमारा भारत है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि 47 आया और उनको छोड़ना पड़ा। इसी तरह 60s में अगर कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडित जो कि वहाँ के जेन्युइन इंडिजिनियस पीपल हैं, उनको कहा जाता कि आज से 10-15 साल बाद आपको यहाँ से तो भागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और आपका जेनोसाइड होगा। तो वो कहते हैं अरे भाई ये हिंदू भारत है, कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वक्त ने साबित किया। तो अगर आपकी यही रवैया रहा और आपके लिब्रांडोज और ये जो एपोलोजेटिक हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई है, सागरिका है, बरखा दत्त है, स्वरा भास्कर है, आपका बॉलीवुड है, लिबरल्स हैं, संजुक्ता है, कामरा है, इस टाइप के लोगों का काम ही यही है कि आपको और गुलामी में धंसा रहे हैं। तो अगर आप इनके साथ चलेंगे और अपने धर्म और अपने देश की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर पता नहीं कल को क्या हो, आप अपने ही देश में गुलामी की जंजीरों में धंसते जाएंगे। तो ये चीज़ें भारत के लोगों को आगे आके करना होगा, और इसमें सरकार को मजबूत रहना होगा। इस टाइप के आंदोलन चलते रहेंगे, लेकिन सरकार को सरेंडर करने की, कहीं किसी नाजायज़ सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जायज़ बात है वहाँ पे सरकार भी सुने। फ्रांस में देखें, कल ऐलान हुआ है कि 80 मस्जिदों को बंद किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंटी फ्रांस एक्टिविटीज़ हुई हैं। है ना, स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हैं आप। भारत में खड़े हो जाएंगे, ये दूसरे शाहीन बाग हर शहर में बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ्रांस ने ये करके दिखाया है। 100 से ज़्यादा मुसलमानों को डिपोर्ट कर चुके हैं, मुल्लाओं को, जो कि हेट स्पीचिंग में शामिल थे। फ्रांस एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन ला रहा है। ये नेशनल इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी होता है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि भारत क्या उन मस्जिदों में उन मुल्लाओं को रोक नहीं सकता जो 5 टाइम नमाज के बाद ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन काफिरों को तबाह व बर्बाद कर दे और मुसलमानों को इन पर फतह दे। प्योरली भारत की इंटीग्रेशन के खिलाफ ही दुआएं हो रही हैं 5 टाइम दिन में। क्या इनको रोकना भारत की सरकार का काम नहीं? तो ये चीज़ें फ्रांस से सीखें। फ्रांस खुल के आ गया है। क्या फ्रांस को डर नहीं था कि हमारे खिलाफ इतने मुसलमान खड़े हो जाएंगे, और हमारे पास भी इतने सारे मुसलमान रहते हैं, 2-3-4 मिलियन जो भी हैं, वो है तो आफ्टर ऑल वायलेंस पे बिलीव करने वाले, और करके दिखाया है इन्होंने। जब मैं फ्रांस में आमिया नामी शहर में रहता था 2003 से 2005 में वहाँ रहा हूँ, उस दौरान 10,000 गाड़ियाँ जला दी थी पेरिस में खाली। मार्सेई, पेरिस, लियोन,
हर शहर में ये नॉर्थ अफ्रीकन और मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए थे और फ्रांस की ईंट से ईंट बजा दी थी। तो क्या फ्रांस को डर नहीं था? लेकिन नहीं, नेशनल इंटेग्रिटी के लिए जिस तरह मोदी जी बहादुरी से एक एक करके स्टेप ले रहे हैं, इस तरह के लेने पड़ेंगे। और मुसलमान को चैलेंज करना पड़ेगा, दूसरों को भी, जो कि भारत पे बिलीव नहीं करता उसको आप चैलेंज करें, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हैदराबाद में क्या हुआ? योगी जी ने जाके कहा ना कि भाई यह भाग्यनगर होगा, हैदराबाद कहाँ से हो गया? हैदराबाद मतलब हैदर अली के नाम पे। हैदर अली टीपू सुल्तान का बाप था। हैदर अली कुरैश कबीले से ताल्लुक रखता है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जुटला नहीं सकते, वो इंडियन नहीं है। उसके बायोग्राफी में आप जाके देखें, वो कुरैश कबीला मक्का में जो हमारे नबी पाक का कबीला है, उससे उसका नस्ल चलती है। वो इंडिजिनियस इंडियन नहीं है हैदराबाद। तो अमित शाह जी गए ना फिर। अब आप देखें किस शान से वो चार मीनार का इलाका, जहाँ पे 95% मुसलमान रहता है, जहाँ पे किसी की मजाल नहीं कि वहाँ पे जाके सफरोन या ऑरेंज कलर का झंडा निकाल कर दिखाए। अमित शाह जी गए, योगी जी गए उधर, और इन लोगों ने उस शान से वो एंट्री डाली। और वोटिंग में आपने देख ही लिया, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि 1980 तक भाग्यनगर थी। ये शायद आप हिंदुओं को भी ज़्यादातर नहीं पता होगा। 1980 तक इसका नाम भाग्यनगर था, इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। इसको हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर दिया अवैसियों ने। तो आपको ये अवैसी लोग चाहिए जो भारत के टुकड़े करने के चक्कर में है। एक नया जीना बनता जा रहा है ये, कि ये अमित शाह और ये लोग चाहिए जो कि वहाँ जाके अपने धर्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आम हिंदुस्तानी को, आम हिंदू को, आम सिख को, आम जैन को, आम, देखें ये 4 धर्म हैं, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये 4 धर्म हैं जो भारत के जेन्युइन, ओरिजिनल, ऑथेंटिक धर्म हैं। बाकी सब बाहर से आए हैं। पारसियों से किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल आया तो वो भी पर्शिया से है। जब मुसलमानों ने वहाँ पे इन्वेट किया था तो ये भाग के भारत ने इनको पनाह दी थी। लेकिन ओरिजिनल तो ये 4 धर्म है। इनके पास दुनिया में और कोई जगह नहीं है भाई, यही जगह है। और ये चारों धर्म बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरती से अपने मैसेज ऑफ को एग्जिस्टेंस, इक्वलिटी, इक्वालिटी का मैसेज है इन चारों धर्म का। उस पर बिलीव करते हैं। मिलके रहना होगा इनको, और अपने धर्म को, अपने नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें। यही ज़रूरी है भारत के लिए। वापस मैं फार्मर्स उस पर आता हूँ कि आपके कुछ लोग जिनको भारत ने बड़ी इज्जत और मान दिया, किसी को भारत रत्न दिया, किसी को खेल रत्न दिया, क्या क्या अवार्ड दिए, वो आज ऐलान कर रहे हैं कि हम वो अवार्ड वापस कर रहे हैं। मज़ा यह लगता है ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें कर रहे हैं। पहले ज़रा इशू को देख लें कि आप किस इशू के ऊपर ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। आपको इस देश ने मान और इज्जत दी। एक साहब का मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, जिसकी बातों से मुझे बहुत पर्सनली भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी गुजराती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं 15-20 साल मुंबई में गुजरातियों के साथ रहा हूँ और मुझे पता है कि ये बनिया कौम कितनी घटिया कौम है। इनकी औरतें टके टके पे बिकती रही हैं। हिंदुओं की औरतें टके टके पे बिकती रही हैं। ये पब्लिक में इनकी स्पीचेस मौजूद हैं, मैं नहीं कह रहा। योगराज सिंह को जो आज ये स्टेटस मिला हुआ है, और इसके बेटे युवराज सिंह को जो स्टेटस मिला हुआ है ना, वो पंजाब की वजह से नहीं मिला, भारत की वजह से मिला है। इस आदमी के लिए मैं क्या कहूँ कि इसका कैरेक्टर सबके सामने है। उसने धोनी को भी गालियां दी थी। ये जब देखो तब शुरू हो जाता है, जबकि इसको भारत ने क्या कुछ नहीं दिया। वापस मैं कहूँगा कि तुम पंजाब की टीम के लिए नहीं खेले थे। तुम्हारा बेटा पंजाब की टीम का नहीं खिलाड़ी था, भारत का था। भारत ने इसको मान और वो दिया। वो पता नहीं तुम्हारी गुजरातियों ने क्या बजाई है, कहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है, कहाँ तुम्हारे अंदर जो बजाई है तो तुम्हें जख्म लगे हुए हैं। तो योगराज सिंह, बंदे को थोड़ी बहुत गैरत होनी चाहिए, जो कि पंजाबियों की शान है। तुम पता नहीं किस किस्म के घटिया आदमी हो, जो अपने देश के खिलाफ, अपने ही देश के हमवासियों के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी जबान से पता चल रहा है। बीइंग ए गुजराती,
मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, कोई ऐसा डिवीज़न नहीं है। जो डिवीज़न पैदा कर रहा है, जो एक दूसरे की कौमों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो मूर्ख, जानते बूझते या अनजाने में दुश्मनों का एजेंडा पूरा कर रहा है। मेरे पास और भी काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि 10 दिसंबर को इन्होंने ऐलान किया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर बर्मिंघम में करेंगे, हम दुनिया की 10 एम्बेसियाँ, इंडिया की कॉन्सुलेट्स बंद करा देंगे, और ये सब चीज़ें हैं। बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो तुम लोग, अपने ही देश के खिलाफ काम कर रहे हो, और इसका नतीजा यही होगा कि तुमको मुंह की खानी पड़ेगी। कि आफ्टर ऑल एक नया भारत तो पैदा हो रहा है, एक वो भारत जिसका आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। मज़े से मनमोहन सिंह साहब की जी उसमें लगे हुए थे और ग़ुलामी की ज़िंदगी में लगे हुए थे। आज एक नया भारत आया है और एक नया भारत नए रास्ते पे चल पड़ा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, ये मैं क्लियर अल्फाज में बता रहा हूँ। और थोड़ा मैं चला जाऊँ पाकिस्तान के पास, कि भारत ने, आप ये देखें कि आपकी सरकार अपनी आम जनता के लिए कितना वो कर रही है। कि ये जो कोविड की वैक्सीनेशन आई है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का ऑर्डर भारत ने दिया है अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए। ये अपनी जनता की रक्षा करना जानते हैं, जबकि 200 इतने सारे मुल्क हैं, सब ने ऑर्डर दिए हुए हैं। 220 मिलियन की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के पास पैसा सिर्फ आर्मी के लूट मार के लिए है या जागीरदारों के लिए। ये है जी सिंध के जागीरदार कुछ इसमें मिनिस्टर भी हैं, करंट मिनिस्टर। नवाब अकबर बुगटी का पोता भी है इसमें, जो कि सरकार के पैरोल पे चलता है, बरामदा के उस पर नहीं, क्योंकि नवाब अकबर बुगटी के 2-3 बेटे थे, जिसमें से बरामदा के वालिद का तो इंतकाल हो गया है, और नवाब साहब ने बरामदा को अपना सियासी वारिस, अपना पॉलिटिकल वारिस करार दिया था। जबकि दूसरा जो बेटा तलाल बुगटी है, वो तो ISI की गोद में बैठा है, और उसका बेटा शाहजैन बुगटी वहाँ कोयटा में मज़े से रह रहा है। तो इसमें नवाब बुगटी का एक सरकारी पोता जो है, वो भी इसमें दारू की महफिल में बैठा है। वो सिंध के एक वडेरा है, एक जागीरदार है, उसका दामाद है। सिंध के इसमें वज़ीर मौजूद हैं। सिंध की आवाम की क्या हालत है आपको पता है अच्छी तरह। उनके पास खाने को पैसा नहीं, लेकिन इनकी अय्याशियाँ जारी हैं। इनकी लाइफ स्टाइल आप यहाँ पे लंदन में जाके देखें, मक्सी, तालपुर, मंगी, इनको आप जाके देखेंगे, इनके पास फरारियाँ और वो सब हैं, और आवाम वहाँ पे भूखी मर रही है। ये है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास अपनी आवाम के वैक्सीनेशन के लिए पैसा नहीं है, अपनी आवाम के इलाज के लिए पैसा नहीं है। परसों हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने की वजह से दर्जन के करीब आदमी मर गए। एक इमरजेंसी की कैफियत आ गई, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ना होने की वजह से। ये तो इनका हाल है। अपनी आवाम के लिए पैसा नहीं, लेकिन खालिस्तान जैसे ड्रामे के लिए ये अरबों रुपया लगा रहे हैं। नालों की सफाई में लगे हुए हैं। जहाँ पे डॉलर आ रहा है, जहाँ पे पैसा आ रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी आगे बढ़ के होगी। तो मैं हाथ जोड़ के पूरे दुनिया के लोगों से कहता हूँ कि इस दुनिया का अमन अगर आप चाहते हैं, तो इस नाकारा, करप्ट, बुज़दिल फौज से जान छुड़ाएं। इसको वार क्राइम्स के लिए ट्रिब्यूनल बनाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और पाकिस्तान के जितने रिटायर्ड जनरल हैं जो कि पूरी दुनिया में अय्याशियों से रह रहे हैं, उनको उठाएं, वहाँ से गिरफ्तार करें और उस वार क्राइम ट्रिब्यूनल में लाएं। और करंट पाकिस्तान आर्मी के तमाम जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये पूरी आर्मी करप्ट है, ये नासूर है। इस धरती पे ये सबसे बड़ा नासूर है, कैंसर है। दुनिया को आप अमन उस वक्त तक दे ही नहीं सकते जब तक आप इस करप्ट, बुज़दिल और घटिया आर्मी से जान ना छुड़ा लें। ये ओनली सॉल्यूशन है। और इसके लिए मैं भारत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान खुल के कश्मीर और खालिस्तान और उस पर वो कर रहा है, तो आप आगे आएँ। जैसे मेजर गौरव आर्या ने इंटरव्यू में कहा था मुझे कि ओनली सॉल्यूशन ये है कि दिल्ली में लाइन से
सिंधु देश की एम्बेसी, बलूचिस्तान की एम्बेसी, पख्तूनस्तान की एम्बेसी, ये सब एम्बेसियाँ इन एग्जाइल एक साथ लाइन से खोलें। भारत अपने बजट में से एक पैसा निकाले। जिस तरह आपने 71 में बंगालियों को आज़ादी दिलाई थी, क्या उसको अगर आप भारत आज़ादी ना दिलाता था तो बंगालियों की हिम्मत थी कि आज़ादी हासिल करते? आज भी वो बेचारे पिस रहे होते। आज एक तरक्की करती कौम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पाकिस्तान से तो फिर लाख दर्जे बेहतर है ना। तो भारत का अब ये एक फर्ज है, ये भारत के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपना पीओके वापस लें, अपना गिलगित बल्तिस्तान वापस लें। और जिस तरह चाइना के कहने पे पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो भारत का फर्ज है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना करे, जेन्युइन जो वहाँ पे मूवमेंट्स हैं बलोचों की, सिंधियों की, पख्तूनों की, उनको सपोर्ट करे और पंजाबी आर्मी के खिलाफ इनको सपोर्ट करके पाकिस्तान को अब उसके लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। वेस्ट में भी अब ये एक आइडिया डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त 47 में जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो प्रो कम्युनिज़म थी। कम्युनिज़म को ये लोग अपने लिए एक मुश्किल और एक दुश्मन करार देते थे, तो इनको ये था कि भारत को और कम्युनिस्ट चाइना को, कम्युनिस्ट रशिया को काउंटर करने के लिए इधर एक बफर स्टेट चाहिए। अब कम्युनिज़म को मोरलेस शिकस्त हो चुकी है, रशिया में रिवॉल्यूशन आ चुका है, चाइना में भी कम्युनिज़म बराए नाम ही है, और चाइना भी अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कैपिटलिज्म की एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ख़ास तौर पे वेस्ट के लिए इंडिया की करंट लीडरशिप में एक उम्मीद नज़र आई है। तो अब वेस्ट में भी ये थिंक टैंक्स में आइडिया आ रहा है कि पाकिस्तान का ज़रूरत नहीं रही है। भारत कब फैसला करता है ये भारत के ऊपर है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप इतना सपोर्ट करते हैं और इतने मुझे मान देते हैं कि मेरी बातें सुनते हैं। मेरी बातों को स्प्रेड करें, फैलाएं, और जितना सपोर्ट